हेलो, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग बेहतर होंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था बजटरी कंट्रोल, और बजटरी कंट्रोल में हम लोगों ने थ्योरी पोर्शन देखा था। हम लोगों ने बजट कंट्रोल एंड बजटरी कंट्रोल के बारे में समझा था। फायदे नुकसान भी देखा था, क्या कैरेक्टरिस्टिक है वो भी देखा था। एंड लास्ट में हम लोगों ने न्यूमेरिकल स्टार्ट किया था। न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने जस्ट पहले हम लोगों ने देखा था टाइप्स ऑफ बजट। टाइप्स ऑफ बजट में हमने देखा था दो तरह के बजट होते हैं। एक तो होता है बेस्ड ऑन फंक्शन, सेकंड होता है बेस्ड ऑन फ्लेक्सिबिलिटी। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था बेस्ड ऑन फंक्शन पे। आज वाली क्लास और आने वाली एक दो क्लास हमारी फंक्शन बेस्ड पे चलेगी, एंड देन हम लोग करेंगे फ्लेक्सिबल पे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने दो एग्जाम्पल देखा था, और दोनों एग्जाम्पल में आपने देखा था कि एक सीक्वेंस होता है जिसको आप फॉलो करते हैं। सीक्वेंस के थ्रू आप अपने आंसर तक पहुंच जाते हैं। हम देखा था कि सबसे पहले हम लोग सेल बजट की तरफ देखते हैं, वहां से हमें पता चल जाता है कि क्वांटिटी के बारे में। फिर हम लोग क्वांटिटी जब पता चल जाए सेल का, तो फिर हम लोग प्रोडक्शन देखते हैं कि भाई कितना प्रोडक्शन हमने किया था फिनिश गुड्स का, जो बिकने के लिए सेल किया था। एंड जब प्रोडक्शन के बारे में पता चल जाता है, तो हमें पता चल जाता है कि हमें कितने रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट थी प्रोडक्शन से रिलेटेड, कितना रॉ मटेरियल परचेज किया था ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक से लेके हम लोग रॉ मटेरियल परचेज कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर परचेज का बजट भी कैलकुलेट हो जाता है। सेकेंड एग्जांपल में हम लोगों ने रॉ मटेरियल के साथ साथ लेबर को भी कवर किया था, जहाँ पे हमने देखा था कि लेबर का बजट भी हमें बनाना है कि पर्टिकुलर प्रोडक्शन के लिए हमें कितना आइडिया लगाना है लेबर के बारे में। एंड वहाँ पे हम लोगों ने देखा था स्किल, सेमी स्किल, अनस्किल लेबर को, थ्री टाइप्स ऑफ लेबर के बारे में देखा था। आज हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चंस हैं, जिसपे अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि काफ़ी आसान है। क्वेश्चन का लेंथ देख के आप घबराए नहीं। जैसे ये पहला ही क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, तो ये अगर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और जब ये एग्जाम में आया होगा तो आपको पता है 1 से 1.5 पेज कवर किया होगा। लेकिन आप जब क्वेश्चन सॉर्ट आउट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस कहानी लिखी हुई है, इन्फॉर्मेशन दिया गया है। एंड क्वेश्चन का साइज थोड़ा बड़ा होता है। बजटरी कंट्रोल या कॉस्टिंग के किसी भी चैप्टर में आप चले जाइए, तो एक आध चैप्टर को अगर छोड़ दिया जाए, तो ज़्यादातर चैप्टर में क्वेश्चन का लेंथ जो देखने को मिलता है वो थोड़ा बड़ा ही रहता है। तो क्वेश्चन के लेंथ से घबराना नहीं है। एंड जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा है एग्जाम्पल के थ्रू, हमें एक सीक्वेंस फॉलो करना है, एंड उसी सीक्वेंस को कंसीडर करते हुए हम लोग अपने आंसर तक आराम से पहुंच जाएंगे। तो फॉर्मूला पहला ये है कि आपको अपने जो कंसेप्ट आपने सीखा है लास्ट क्लास में सीक्वेंस का, उसको नहीं भूलना है, ना ही उस सीक्वेंस को तोड़ने की कोशिश करनी है। अगर आप उस सीक्वेंस को भूल जाएंगे या उसको कुछ और मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे, तो आपका आंसर तक पहुंचने में बहुत परेशानी का सामना आपको करना पड़ेगा। तो सीक्वेंस वही है, बस आपको क्या करें, छोटी-छोटी चीज़ों पे ध्यान देना है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आप सेल बजट बना रहे हैं। सेल बजट बना रहे हैं, और जैसे कि इस क्वेश्चन में ही आप देखिए फर्स्ट जो न्यूमेरिकल फिगर दिया गया है, वो सेल का दिया गया है। लेकिन अगर आपके पास सेल्स वैल्यू यानी कि सेल प्राइस पर यूनिट अगर नहीं दिया हो, तो क्या आप सेल क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हैं? सेल क्वांटिटी अगर आप कैलकुलेट नहीं कर पाएँगे, नहीं कर सकते हैं। अगर सेल प्राइस पर यूनिट नहीं दिया गया, सिर्फ सेल वॉल्यूम आपको दे दिया गया है, यूनिट्स का भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है, कितना यूनिट सेल किया आपने, तो आपको तो पहला तो अगर यूनिट दे देगा तो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, वहां से सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी आप कैलकुलेट कर लेंगे आराम से। अगर सेल्स प्राइस पर यूनिट दे दिया गया है क्वेश्चन में, तो आप आसानी से सेल क्वांटिटी कैलकुलेट करके क्वेश्चन में मूव कर सकते हैं। लेकिन यहीं से असली क्वेश्चन स्टार्ट होता है, जो कि हम लोगों ने एग्जाम्पल में किया था। वैसे क्वेश्चन नॉर्मली आपके एग्जामिनेशन में नहीं आते हैं। हाँ, ग्रेजुएशन लेवल की बात अलग है, वहाँ पे कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सिंपल जैसा हम लोगों ने एग्जाम्पल पे किया था। लेकिन प्रोफेशनल एग्जाम में आपको थोड़े घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाएगा। सम टाइम आपको कुछ भी रिक्वायरमेंट को कैलकुलेट करने से पहले उस रिक्वायरमेंट के बिहाइंड थोड़ी वर्किंग करनी पड़ेगी, देन आप उस वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो आइए आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग बजटरी कंट्रोल, और बजटरी कंट्रोल में हम लोग पढ़ रहे हैं फंक्शनल बजट, यानी कि जो भी बजट बनाया जा रहा है वो बेस्ड ऑन फंक्शन है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन लेंथ देख के घबराना नहीं है, क्वेश्चन को आराम-आराम से पढ़ना है। और क्वेश्चन जब आप आराम से पढ़ेंगे, तो आपके दिमाग में वर्किंग नोट स्टार्ट हो जाना चाहिए कि हमें क्या-क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है और क्या-क्या मिसिंग है, और किस रिक्वायरमेंट के लिए हमें कौन-सी वर्किंग करनी पड़ेगी। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड प्रोड्यूस 3 प्रोडक्ट।
फ्रॉम 3 बेसिक रॉ मटेरियल इन 3 डिपार्टमेंट। एक कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, 3 प्रोडक्ट बनाती है, उसके लिए 3 उसे रॉ मटेरियल लगता है अलग-अलग टाइप का एंड अलग-अलग 3 डिपार्टमेंट में बनाती है। द कंपनी ऑपरेट्स बजटरी कंट्रोल सिस्टम and makes its stock to finished goods on the total cost basis. Okay. From the following data, you are required to produce for the month of July 1986 in the following budget. तो रिक्वायरमेंट क्या है वो आपसे स्टार्टिंग पॉइंट में ही बता दिया कि भाई एग्जामिनर को क्या क्या आपसे कैलकुलेट करवाना है। तो पहला वाला प्रोडक्शन बजट बनाओ, दूसरा बता रहा है मटेरियल बजट बनाओ, मटेरियल यूसेज, एंड थर्ड बता रहा है परचेज बजट बनाइए, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर ईच प्रोडक्ट एंड इन टोटल। तो आपसे बोल रहा है कि भाई पहले तो आप हमें बता दो प्रोडक्शन कितना हो है आइडिया, मटेरियल का आइडिया बताओ, प्रोडक्ट परचेज का आइडिया बताओ, एंड देन जो भी आपको डेटा दिया गया उसको डेटा को कंसीडर करते हुए सेपरेटली तीनों अलग अलग प्रोडक्ट के लिए प्रॉफिट कैलकुलेट कीजिए और लास्ट में टोटल प्रॉफिट बता दीजिए। तो कहानी तो स्टार्ट हम लोग को सेल से ही करना है क्योंकि आपको पता है सीक्वेंस फॉलो करना है। तो सेल के रिगार्डिंग क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, बताया गया कि बेस्ड डेटा फॉर द जुलाई 1986 सेल प्रोडक्ट ए के लिए 15 लाख रुपीज, प्रोडक्ट बी के लिए 10,80,000 एंड प्रोडक्ट सी के लिए 16,80,000। फिर बता रहा है कि आपके पास कुछ ओपनिंग स्टॉक है फिनिश गुड्स का, वो है 3,000, 2,000 एंड 1,500 kg। एंड फिर डिपार्टमेंट 3 डिपार्टमेंट में प्रोड्यूस होता है। स्टार्टिंग में इंफॉर्मेशन दे दिया गया है और वहाँ पे बताया गया कि प्रोडक्शन ओवरहेड डिपार्टमेंट 1 का 2,39,000 है, सेकंड डिपार्टमेंट का 2,01,300 है एंड थर्ड डिपार्टमेंट का 3,91,200 है। डायरेक्ट लेबर आवर दे दिया गया है ठीक उसके नीचे, यानी कि यहाँ पे जो प्रोडक्शन ओवरहेड है वो लेबर आवर पे डिपेंड है, यानी कि जब आप उसको बाइफरकेट करना होगा कि पर यूनिट के लिए या पर फिनिश गुड्स के लिए कितना लेबर ओवरहेड की जरूरत पड़ेगी, तो वहाँ पे आपको लेबर आवर से डिवाइड करना है। फिर डायरेक्ट मटेरियल यानी रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक बता दिया गया है और वो है 24,500 मटेरियल 1 के लिए, मटेरियल 2 के लिए 20,500 एंड मटेरियल 3 के लिए 17,500। आगे चल पढ़ते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन में। और कह रहे द कंपनी इज इंट्रोड्यूस ए न्यू सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। ओके, कंपनी एक नया सिस्टम इन्वेंट्री कंट्रोल का इंट्रोड्यूस करना चाह रही है विच शुड रिड्यूस स्टॉक। तो बोल रहा है कि अगर ये इन्वेंट्री सिस्टम अगर कंपनी इंप्लीमेंट कर देती है तो उनके स्टॉक जो होल्ड करके रखते हैं उसमें कमी आ सकती है। अच्छी बात है कि आपने मटेरियल चैप्टर में पढ़ा था कि अगर क्वांटिटी को ठीक से मैनेज किया जाए तो हमारी क्या दो पॉइंट आपने पढ़ा था ईओक्यू निकालने के टाइम, आपको अगर याद हो तो स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट एंड जो आप स्टॉक का परचेज करते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट, वो दोनों में कमी आएगी जितना आप कम से कम रखेंगे। इसके बेनिफिट क्या है, थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा आपका। बेनिफिट है कि अगर आप जितना कम से कम स्टॉक होल्ड करने की कोशिश करेंगे उतना कम से कम आपका वर्किंग कैपिटल इन्वॉल्व होगा, और वर्किंग कैपिटल में आपको पता है कि इंटरेस्ट की कॉस्ट रहती है, वो सेविंग आपकी हो सकती है। चलिए फिर बोल रहा है कि द फॉरकास्ट इज दैट स्टॉक एज ऑन 31 जुलाई 1986 विल बी रिड्यूस एज फॉलो। कितना रिड्यूस होगा वो भी आपको बता रहा है। कह रहा है कि रॉ मटेरियल बाय 10% एंड द फिनिश प्रोडक्ट बाय 20%। तो अगर नया इन्वेंट्री सिस्टम इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको रॉ मटेरियल में 10% की कमी हो जाएगी स्टॉक होल्ड करने में एंड द फिनिश प्रोडक्ट में 20% की कमी हो जाएगी। बोला फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्ब ऑन डायरेक्ट लेबर आवर बेसिस। तो क्वेश्चन ने नीचे भी कर दिया जो ऊपर हम डिस्कस करके आए थे कि प्रोडक्शन ओवरहेड आई थिंक डायरेक्ट लेबर आवर से रिलेटेड है, तो पर यूनिट के लिए कैलकुलेट करेंगे तो डिवाइड कर देंगे हम लोग लेबर आवर से, और नीचे क्वेश्चन स्पेसिफाई भी क्वेश्चन ने कर दिया है। इट इज एक्सपेक्टेड दैट देयर विल बी नो वर्क इन प्रोग्रेस एट द बिगिनिंग और एंड ऑफ द मंथ। तो बोला कि वर्क इन प्रोग्रेस का भी कोई झमेला नहीं है, वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है, ना ओपनिंग है ना क्लोजिंग है। फिर बोला एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट इज एब्जॉर्ब बाय द प्रोडक्ट एट द रेट 20%। तो जो एडमिन का कॉस्ट है वो 20% लेना है आपको, इसका प्रोडक्ट कॉस्ट का, एंड द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो लेना है आपको वो 40% लेना है प्रोडक्शन कॉस्ट का। ये भी स्पेसिफाई कर दिया उन्होंने क्योंकि टोटल प्रॉफिट जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन तो आपको लगेगी डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों वाली, वो भी क्लियर कर दिया कि किसके बेस पे आपको 20% एंड 40% पिकअप करना है। फिर बोला कि प्रॉफिट इज बजटेड एज परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट। ओके ठीक है, प्रॉफिट भी बता रहा है आपको कि भाई प्रॉफिट जो होगा आपका टोटल कॉस्ट का प्रोडक्ट ए का 25%, प्रोडक्ट बी का 12.5% एंड प्रोडक्ट सी का 16
0.67%। ठीक है, तो प्रॉफिट भी बता रहा है, प्रॉफिट का भी इंफॉर्मेशन दे रहा है और कुछ इंफॉर्मेशन है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। एक बार मैं बोलूंगा कि आप ऊपर से क्वेश्चन यहाँ तक पढ़ लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। छोटा सा इंफॉर्मेशन है बस मटेरियल का और डायरेक्ट वेजेस का। पहले आप क्वेश्चन को यहाँ तक एब्जॉर्व कर लीजिए, सिंपल है। एक बार और मैं बता दे रहा हूँ, देखिए आंसर तक पहुंचने के लिए क्वेश्चन आपको अच्छे से अंडरस्टैंड होना होगा। अगर आप क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ पाएंगे तो आपके साथ मजबूरी क्या हो जाएगी कि आप क्वेश्चन को बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा टाइम दीजिए, और क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ के आंसर तक आप नहीं पहुंच सकते, क्योंकि मैक्सिमम मैंने स्टार्टिंग कई क्लास में बोला है कि कॉस्ट अकाउंटिंग में ज्यादातर आपका फॉर्मूला तो ठीक है जहां जहां लगेगा, लेकिन ज्यादातर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर काम करता है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को यहाँ तक ठीक से पढ़े तो आपको एक समस्या यहाँ पर तक जरूर दिख गई होगी। एक समस्या वो क्या है, क्वेश्चन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि उसने सेल्स प्राइस पर यूनिट दिया ही नहीं है। अगर आप सेल्स प्राइस पर यूनिट देखेंगे तो अभी तक के इंफॉर्मेशन में आपको अवेलेबल नहीं है। तो सेल्स प्राइस पर यूनिट अगर नहीं मिलेगा तो आप नंबर ऑफ यूनिट्स ही कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे कि कितना आपने फिनिश स्टॉक को सेल किया है, फिनिश प्रोडक्ट को कितना आपने सेल किया है। और जब पहला सीक्वेंस ही गड़बड़ हो जाएगा तो फिर नीचे के लाइन तक आप बॉटम तक पहुंचे नहीं पाएंगे। तो यहाँ तक की इंफॉर्मेशन से एक और चीज क्या पता चल रही है कि उसने हर पॉइंट का जो भी कॉस्ट इनकर्ड हो रहा है, प्रोडक्शन, एडमिन, लेबर, प्रोडक्शन ओवरहेड, या फिर एडमिन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अभी मटेरियल के बारे में नीचे इन्फॉर्मेशन है, मटेरियल, लेबर, सब के बारे में सेपरेटली इन्फॉर्मेशन दे दिया है। इवन उसने प्रॉफिट भी बता दिया है कि टोटल कॉस्ट का प्रॉफिट कितना होगा। तो अगर आप थोड़ा सा माइंड लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, आपने कॉस्ट शीट पढ़ा है पहले, कि आपको सेल तक पहुंच जाएंगे और सेल प्राइस पर यूनिट तक पहुंच जाएंगे। बस इस क्वेश्चन का खेल खत्म। इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन 1 मिनट में धराशायी हो जाएगा। आइए नीचे जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है उससे मैं आपको मिलवाता हूँ। नीचे इन्फॉर्मेशन देख लीजिए दिया गया है, और वो इन्फॉर्मेशन क्या है, कह रहा है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट डेटा पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, और डायरेक्ट मटेरियल का बता दिया गया है कि 2 रुपीज लगता है परचेज करने में पर केजी, एंड ए जो प्रोडक्ट है उसमें 5 केजी लग जाता है, बी में नहीं लगता है, एंड सी में 12 केजी। अब मैं केजी ऐसे ही एज्यूम कर रहा हूँ। M2 डायरेक्ट मटेरियल है, वो प्रोडक्ट ए बनाने में कुछ भी नहीं लग रहा है, प्रोडक्ट बी बनाने में 10 केजी लग रहा है, एंड सी को बनाने में 9 केजी लग रहा है, और M2 को परचेज करने का प्राइस 4 रुपीज पर केजी है। M3 ₹1 पर किलो, एंड प्रोडक्ट ए बनाने के लिए 5 केजी, बी बनाने के लिए 5 केजी, एंड सी बनाने के लिए भी 1 मिनट, यहाँ पे सी बनाने के लिए कुछ भी नहीं लग रहा है, ये फिर वो है ब्लैंक स्पेस है। ठीक है, फिर नीचे ठीक उसके नीचे लेबर का इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है कि भाई डायरेक्ट वेजेज का जो रेट है डिपार्टमेंट 1, 2, 3 का, वो ₹2.5, ₹2 और ₹1.5 है। और प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए 4 आवर लग रहा है डिपार्टमेंट 1 में, प्रोडक्ट बी को बनाने में 2 आवर लग रहा है, और सी को बनाने में 2 आवर लग रहा है, 2 आवर लग रहा है। डिपार्टमेंट 2 में रेट दे दिया गया है 2 रुपीज पर आवर, एंड कितना आवर कंज्यूम हो रहा है, 6, 2 एंड 3 अलग अलग प्रोडक्ट के लिए। फिर लास्ट में डिपार्टमेंट 3 है, डिपार्टमेंट 3 का प्राइस है 1.5 रुपीज पर आवर, एंड प्रोडक्ट ए के लिए डिपार्टमेंट 3 में 2 आवर, बी में 4 आवर, एंड सी में 6 आवर, एंड अदर वेरिएबल कॉस्ट भी आपको इन्फॉर्मेशन में दे दिया गया है। प्रोडक्ट ए के लिए 10 रुपीज, बी के लिए 20 रुपीज, एंड सी के लिए 15 रुपीज। और आपकी रिक्वायरमेंट जो क्वेश्चन की थी, एक बार आप पढ़ना चाहेंगे यहाँ पे, तो आप एक बार क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ नीचे का। ठीक है, आपने क्वेश्चन देख लिया। अब आपकी रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की क्या थी, आपको बोल रहा है कि प्रोडक्शन मटेरियल परचेज बजट बनाइए और एक प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट बना कि आप दिखा दीजिए कि कितना प्रॉफिट हो रहा है। सेल मैंने बता दिया कि सेल का टोटल अमाउंट दिया गया है, लेकिन क्वांटिटी मिसिंग है, और आपको पता है कि क्वांटिटी मिसिंग है, इट मीन्स आप सेल प्राइस पर यूनिट कैलकुलेट नहीं कर सकते उस तरीके से, और डायरेक्ट इंफॉर्मेशन सेल प्राइस पर यूनिट का भी नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले वर्किंग क्या होगी, सबसे पहले वर्किंग ये होगी कि आपको एक कॉस्ट शीट बनाना पड़ेगा, एंड उस कॉस्ट शीट में आपको मटेरियल से लेके मटेरियल, लेबर, जिसकी इंफॉर्मेशन अभी आप पढ़ के आए हैं, मटेरियल का कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कीजिए, लेबर का कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कीजिए, वेरिएबल कॉस्ट अदर दिया हुआ है, प्रोडक्शन एंड सेलिंग का भी इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल है, तो आपको सेलिंग प्राइस पर यूनिट कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर पार्ट पे चलते हैं। अगर आप लोगों में से किसी को क्वेश्चन एक बार फिर देखना है, एक बार
वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को एक बार खुद से रीड कर लीजिए। ये सारे क्वेश्चन आपको टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, वहां से आप क्वेश्चन डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। ओके, यहाँ तक आपने पढ़ लिया है क्वेश्चन को। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन में एक इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन है किसके रिगार्डिंग, तो प्रोडक्शन ओवरहेड के रिगार्डिंग। प्रोडक्शन ओवरहेड के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो टोटल दिया गया है। तो टोटल दिया गया है तो हम यहाँ पे तो पर यूनिट कैलकुलेट करना है पहले हमें सेल, तो इसको हम पहले बाइफरकेट कर लेते हैं, इसको हम पर यूनिट कैलकुलेट कर लेते हैं एज ए वर्किंग नोट में, एंड फिर मूव करेंगे अकॉर्डिंगली। पहले हम लोग प्रोडक्शन ओवरहेड बाइफरकेट कर लेते हैं, फिर रॉ मटेरियल एंड फिर लेबर, और फिर उसके बाद हम लोग मेन पार्ट ऑफ क्वेश्चन पे आएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें वर्किंग नोट करना है कुछ, तो आंसर और वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ आवरली प्रोडक्शन ओवरहेड रेट। अच्छा, यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, एक और चीज आपको थोड़ा ध्यान रखना है, वो ये ध्यान रखना है कि आपको आंसर थोड़ा साथ साथ में लिखना पड़ेगा, क्योंकि पता है कि वर्किंग काफी ज्यादा होगी और फिर हमें मेन पार्ट आंसर पे भी पहुंचना है। तो मैं अब पहले आप देख लेंगे, फिर उसको मैं आपको नोट करने का टाइम दूंगा, फिर मैं स्क्रॉल करूंगा। तो पहला हम लोग प्रोडक्शन ओवरहेड आवरली कैलकुलेट कर रहे हैं। 3 डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2 एंड डिपार्टमेंट 3। प्रोडक्शन ओवरहेड क्वेश्चन में गिवन है, आपने देखा है प्रोडक्शन ओवरहेड क्वेश्चन में 2,39,000 डिपार्टमेंट 1 में, 2,01,300 डिपार्टमेंट 2 में, एंड डिपार्टमेंट 3 में 3,91,200 दिया गया है। आवर्स भी क्वेश्चन में अवेलेबल है, गिवन है क्वेश्चन में, और डिपार्टमेंट 1 में 4,7,800, डिपार्टमेंट 2 में 6,7,100 एंड थर्ड में 6,5,200। तो आवरली रेट भी कैलकुलेट हो जाएगा, ₹5, ₹3 एंड ₹6। ठीक है, नोट कर, अच्छा नोट करने के टाइम ना वीडियो पॉज करके नोट करेंगे, इससे क्या होगा दोनों लोगों का टाइम बचेगा, मुझे भी ज्यादा देर यहाँ पे वेट नहीं करना पड़ेगा और आपका भी कुछ छूटेगा नहीं। ओके, फिर हम लोग रॉ मटेरियल का कैलकुलेशन कर लेते हैं। रॉ मटेरियल कॉस्ट, रॉ मटेरियल ए, बी एंड सी। M1 का प्राइस कितना है, ₹2 एंड यूनिट, सॉरी, प्रोडक्ट ए में कितना केजी यूज हो रहा है, 5 kg, तो 2 मल्टीप्लाई 5 kg इज 10। बी में कुछ भी नहीं लग रहा है, सी में 12 kg यूज हो रहा है तो 24। M2, M2 प्रोडक्ट ₹4 पर केजी है, एंड ए में कुछ भी यूज नहीं हो रहा है, बी में 10 kg यूज हो रहा है तो 4 मल्टीप्लाई 10, 40, एंड सी में 9 kg यूज हो रहा है तो 9 मल्टीप्लाई 4, 36। और M3, M3 का प्राइस है ₹1 पर केजी एंड ए में यूज हो रहा है 5 kg, तो 1 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू ₹5। एंड नेक्स्ट
5 kg ही यूज हो रहा है, तो 1 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 5 रुपीज। एंड सी में कुछ भी यूज नहीं हो रहा है, तो टोटल ए का 15, बी का 45 एंड सी का 60 रुपीज रॉ मटेरियल कॉस्ट। लिख लीजिए। अब इसके बाद थर्ड हम लोग डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट वेजेज, जो भी आप बोलिए, से कैलकुलेट करेंगे। डायरेक्ट वेजेज, रॉ मटेरियल का आपने लिख लिया। ठीक है, रॉ मटेरियल आपने लिख लिया। डायरेक्ट वेजेज पे चलते हैं। फिर डिपार्टमेंट 1, प्रोडक्ट ए के लिए लग रहा है 4 आवर और प्राइस है 2.5, 2.5 रुपये पर आवर और 4 आवर, यानी कि 10, प्राइस 2.5 ही है। लेकिन बी में कितना लग रहा है, 2 आवर। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 5, आप समझ जाएंगे। रेट 2.5 है और आवर लग रहा है 2। एंड सी में भी 2 आवर ही लग रहा है, तो 5 रुपीज। डिपार्टमेंट 2 पे चले। डिपार्टमेंट 2 का रेट है 2 रुपीज पर आवर एंड आवर जो यूज हो रहा है वो 6 आवर यूज हो रहा है, तो 2 मल्टीप्लाई 6 12। एंड बी में यूज हो रहा है 2 आवर, तो 4। एंड सी में यूज हो रहा है 3 आवर, तो 6। डिपार्टमेंट 3 पे चले। एंड डिपार्टमेंट 3 का रेट है 1.5 रुपीज पर आवर। ए में यूज हो रहा है 2 आवर, तो 3 रुपीज। बी में यूज हो रहा है 4 आवर, तो 6 रुपीज। एंड सी में यूज हो रहा है 6 आवर, तो 9 रुपीज। अब लेबर को भी हम लोग टोटल कर लेते हैं, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी एंड डिपार्टमेंट सी का। तो यहाँ पे हो गया 25 एंड ये हो गया 15 और ये हो गया 20। ठीक है, मटेरियल वाले को हम एक नाम दे देते हैं ए, डायरेक्ट वेजेस को भी एक नाम दे देते हैं बी, और क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है हमारा वेरिएबल ओवरहेड। क्वेश्चन के एकदम बॉटम पे इंफॉर्मेशन दे दिया गया था वेरिएबल ओवरहेड, हमें कैलकुलेट करने की ना जरूरत नहीं है। इसका नेम हम दे देते हैं सी। 10, 20 एंड 15। ठीक है, डायरेक्ट वेजेस का आप लिख लीजिए। खुद से भी कैलकुलेट करने की कोशिश साथ साथ में खुद से करेंगे, सिर्फ लिखना नहीं। ठीक है, आपने लिख लिया। एंड लास्ट में हमने जो सबसे पहले वर्किंग नोट किया था, प्रोडक्शन आवर कैलकुलेट किया था पर आवर, यानी कि फिक्स्ड प्रोडक्शन आवर अमाउंट में दिया गया है और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, वेरिएबल अलग से दे दिया गया है। यानी कि वो जो प्रोडक्शन ओवरहेड दिया गया है वो फिक्स्ड है। हमने पर आवर सबसे पहले टॉप पे कैलकुलेट किया है, 5, 3 एंड 6। और आपको पता है कि इसका लिंक किससे है, लेबर आवर से है। तो हम लेबर आवर के थ्रू जितना लेबर आवर यूज हुआ है और पर डिपार्टमेंट पे, सॉरी पर यूनिट पे जो भी ए बी सी है वहां पे मल्टीप्लाई करके फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड प्रोडक्शन ओवरहेड ना, प्रोडक्शन लिख दे, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड। डिपार्टमेंट 1 रेट हमने कैलकुलेट किया था 5 रुपीज, लिख देते हैं यहाँ पे 5 रुपीज। और यहाँ पे ए में कितना आवर यूज हो रहा है, लेबर आवर 4 आवर, तो 5 मल्टीप्लाई 4 आवर 20। बी में यूज हो रहा है 2 आवर, तो 5 मल्टीप्लाई 2 10। एंड सी में यूज हो रहा है 2 आवर, तो 5 मल्टीप्लाई 2 10। डिपार्टमेंट 2 हमने ऊपर कैलकुलेट किया है सबसे टॉप पे 3 रुपीज। एंड प्रोडक्ट ए बनाने में जो डिपार्टमेंट 2 में लेबर आवर लग रहा है वो 6, तो 3 मल्टीप्लाई 6 18। एंड 2 आवर लग रहा है बी में, तो 6
एंड 3 आवर लग रहा है सी में, तो 9। फिर चलिए डिपार्टमेंट 3, रेट है 6 रुपीज एंड आवर यूज हुआ है 2 आवर, 2 × 6 यानी कि 12 रुपीज एंड 6 × 4 24 एंड 6 × 6 36 का भी पर यूनिट हमने कैलकुलेट कर लिया है। और ये हो गया हमारा 50, ये हो गया हमारा 40 एंड ये हो गया हमारा 55 और इसका नाम हम लोग ही दे रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपने टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर लिया है। बिफोर एडमिन एंड सेलिंग, एडमिन एंड सेलिंग किस पे डिपेंडेंट है? एडमिन एंड सेलिंग किस पे डिपेंडेंट है? एक बार और क्वेश्चन में आइए, देखिए ठीक से पढ़िए। प्रोडक्शन कॉस्ट 20% एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बाय प्रोडक्ट 40% ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट। तो आपने प्रोडक्शन कॉस्ट कैलकुलेट कर लिया है। प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या है? रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, वेरिएबल ओवरहेड एंड फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्ब। तो प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट, प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट ए मटेरियल, बी लेबर, सी वेरिएबल ओवरहेड एंड डी फिक्स्ड ओवरहेड। तो अभी सभी को अगर प्लस करेंगे प्रोडक्ट ए बी एंड सी का सेपरेटली, तो हमारा ए का देख लीजिए, यहाँ पे डी कितना है 50, सी कितना है 10, तो 60 हो गया एंड बी कितना है 25, तो क्या हो गया 85 एंड मटेरियल 15, तो 100 रुपीज। इसी तरह सेपरेटली हम सबका टोटल कर लेंगे, तो 100 रुपीज हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगा ए का। बी का भी कैलकुलेट कर लीजिए, 40 है फिक्स्ड, 20 है वेरिएबल, तो 60 हो गया एंड 15 है लेबर का, तो 85 हो गया एंड 85 प्लस 45 मटेरियल का, तो 85 और 5 90 और क्या हो गया, सॉरी गड़बड़ कर दिया मैंने क्या, 45 और 15 60, 60 एंड 20 80 एंड 80 और 40 120। इसी तरह सी का भी कैलकुलेट करेंगे, 55 एंड 15 70, 70 और 60 130, 130 और ये 20 रुपीज लेबर का, तो 150। तो प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट हमारा कैलकुलेट हो गया यहाँ तक। अब हमें इसमें क्या प्लस करना है? एडमिन कॉस्ट 20% किसका? प्रोडक्शन कॉस्ट का, तो ये हो गया 20 रुपीज, ये हो गया 24 रुपीज। इसका लेना है 20%, इसका सेपरेटली, सबका अलग अलग जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसका 20% हमें कैलकुलेट करना है, ये हो जाएगा 30। फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ओवरहेड 40% लेना है हमें सेपरेटली, अलग अलग प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कॉस्ट का, तो 40% किसका? 100 का, 40% किसका? 120 का, 40% किसका? 150 का, तो 40 हो जाएगा ए का, 48 हो जाएगा बी का एंड 60 रुपीज हो जाएगा सी का। अब हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट प्लस सेलिंग एंड एडमिन को ऐड कर दे तो टोटल कॉस्ट पर यूनिट हमारा कैलकुलेट होके आ जाएगा। यहाँ तक नोट कर लीजिए अगर नोट नहीं किया आपने तो। ठीक है, तो हमारा टोटल कॉस्ट कैलकुलेट होके आ गया। ये सब वर्किंग ही चल रही है अभी। पर यूनिट, टोटल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट होके आ गया 160, 192
एंड 240, इन तीनों को प्लस किया हमने, ठीक है। 150 ऊपर जो प्रोडक्शन कॉस्ट है टोटल होके आया था मटेरियल, लेवल, वेरिएबल एंड फिक्स्ड ओवरहेड। तो हमें टोटल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट होके मिल गया है। अब प्रॉफिट का भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है। अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो प्रॉफिट का भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन ने आपको दे दिया है। और प्रॉफिट क्या बोला है, टोटल कॉस्ट का 25% ए के लिए, 12.5% बी के लिए एंड 16.67% सी के लिए। तो टोटल कॉस्ट हमें मिल चुका है, प्रॉफिट ऐड कर देंगे और प्रॉफिट ऐड करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 160 का 25% ले रहा हूँ, नीचे ही लिख देता हूँ तो आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। 160 का 25%, ये 25% कहाँ से आया, तो क्वेश्चन में गिवन है 192 का 12.5% एंड 240 का 16.67%। तो प्रॉफिट क्या कैलकुलेट होकर आ जाएगा 40 एंड ये हो जाएगा 24 एंड ये हो जाएगा 40। तो टोटल कॉस्ट पर यूनिट मिल गया है, प्रॉफिट भी आपको मिल गया है, दोनों को टोटल कर दीजिए, इसको और इसको टोटल कर दीजिए, टोटल कॉस्ट एंड प्रॉफिट को, तो क्या आ जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमारा कैलकुलेट हो चुका है, और सेलिंग प्राइस पर यूनिट कैलकुलेट होने के बाद आप क्या है, किंग हो गए। और किंग कैसे हो गए, इस सेल का टोटल वॉल्यूम दिया गया है एंड सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपने कैलकुलेट कर लिया है, तो नंबर्स ऑफ यूनिट कैलकुलेट हो जाएगा। और यहाँ से हमारा बजट का क्वेश्चन, जो मेन क्वेश्चन आंसर का पार्ट है, वो स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि उससे पहले आप एक बार और क्वेश्चन को पढ़ें, अभी आप सीख रहे हैं इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार पढ़ने के लिए। एक बार और आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए ऊपर से नीचे तक, एंड देन वर्किंग को आराम से देखिए, क्योंकि हम लोगों ने ये वर्किंग क्यों की है। मैं एक बार और फिर बोल देता हूँ पूरा प्रोसेस को, आपको बोरिंग लगेगा थोड़ा सा, बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, लेकिन आपके लिए बहुत जरूरी है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट एकदम सिंपल थी। क्वेश्चन ने आपको बहुत सारा डेटा दिया था, लेकिन डायरेक्ट डेटा ये नहीं दिया था कि आपको सेल प्राइस पर यूनिट परोस के दे दिया था। सेल प्राइस पर यूनिट नहीं दिया था आपको थाली में परोस के, लेकिन उसके लिए आपको इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन सेल तक पहुंचने के लिए दे दिया गया था। मटेरियल की बता दिया गया था कि कितना मटेरियल कंज्यूम कौन सा प्रोडक्ट कर रहा है एंड प्राइस पर केजी क्या है। लेबर का आवर कौन प्रोडक्ट कितना कंज्यूम कर रहा है एंड रेट भी आपको लेबर पर आवर दे दिया गया था। वेरिएबल ओवरहेड उसने डायरेक्ट आपको बता दिया था। फिक्स्ड ओवरहेड उसने आपको अमाउंट दे दिया और वहाँ पे लेबर आवर नीचे में ही लिख दिया था, और नीचे भी इंफॉर्मेशन दे दिया था कि लेबर आवर पे आपको उसको लेके इनकर्ड करना है। तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले तो जो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड था उसे पर यूनिट कैलकुलेट कर लिया सेपरेटली, देन मटेरियल कैलकुलेट किया, लेबर कैलकुलेट किया, वेरिएबल गिवन था, फिक्स्ड ओवरहेड कैलकुलेट किया हम लोगों ने पर यूनिट, और हम लोग पहुंच गए कहाँ पे, टोटल कॉस्ट से पहले प्रोडक्शन कॉस्ट पे। अब दो इन्फॉर्मेशन और क्वेश्चन में थी कि एडमिन एंड सेलिंग, जो कि डिपेंड करता है टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट पे। तो प्रोडक्शन कॉस्ट का हम लोगों ने परसेंट, जो भी क्वेश्चन में गिवन था 20 एंड 40%, वो प्लस कर दिया, टोटल कॉस्ट हमें मिल गया। फिर क्वेश्चन ने आपको इन्फॉर्मेशन प्रॉफिट के रिगार्डिंग दिया था कि भाई टोटल कॉस्ट जब निकल जाए इतना परसेंट लगा लेना टोटल कॉस्ट पे, प्रॉफिट आपका कैलकुलेट हो जाएगा, और फिर टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कर देना, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो हमने यहाँ तक कर लिया है, अब आंसर के मेन पार्ट पे चल रहा है। एंड बिलीव मी, अब आंसर में कुछ खास है नहीं। अब यहाँ से आगे आप चाहे तो खुद भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपकी हेल्प करूंगा स्टार्टिंग के 2 4 5 क्वेश्चन में, क्योंकि अभी आप न्यू कमर हैं। ठीक है, तो एक बार मैं आंसर फिर से दिखा देता हूँ, जिनका छूट गया, जिनका रह गया, प्लीज आप उस आंसर को नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले आ जाइए, इस क्वेश्चन में हम लोगों ने प्रोडक्शन ओवरहेड को पर आवर कैलकुलेट कर लिया था लेबर का। यहाँ तक हो गया, पॉज कर करके प्लीज देखिएगा, यहाँ तक हो गया, कोई डाउट, कोई समस्या, कुछ छूटा। फिर रॉ मटेरियल हमने कैलकुलेट किया,
रॉ मटेरियल कैलकुलेट होने के बाद हम लोगों ने डायरेक्ट वेजेस कैलकुलेट किया। वेरिएबल ओवरहेड क्वेश्चन में गिवन था। फिक्स्ड ओवरहेड जो हम लोगों ने रेट कैलकुलेट किया था उसके रिगार्डिंग पर प्रोडक्ट के लिए जो आवर गिवन है वहां से मल्टीप्लाई करके फिक्स्ड ओवरहेड कैलकुलेट कर लिया। फिर जो भी कैलकुलेट हुआ मटेरियल लेवल वेरिएबल एंड द फिक्स्ड, उसको हम लोगों ने प्रोडक्शन कॉस्ट कैलकुलेट कर लिया प्लस करके। एंड प्रोडक्शन कॉस्ट एक बार कैलकुलेट हो गया तो एडमिन एंड सेलिंग वाला काम भी हमारा हो जाएगा। फिर टोटल कॉस्ट आ जाएगा एंड टोटल कॉस्ट आने के बाद आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। एंड प्रॉफिट कैलकुलेट जब आपका हो जाएगा तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट आसानी से निकल जाएगा। एंड सेलिंग प्राइस पर यूनिट अगर आपका कैलकुलेट हो गया तो क्या निकल के आ जाएगा हमारा आसानी से, जो मुख्य मुद्दा था क्वेश्चन का हमारा, वो था हमारा सेल्स यूनिट। सेल्स यूनिट तो पहले वाले प्रोडक्ट ए का कितना सेल था, 15 लाख डिवाइडेड बाय 200। सेकंड बी का कितना था, 10,80,000 एंड सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना था, 216। एंड थर्ड 16,80,000 डिवाइडेड बाय 280। अब कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ पे जो भी मैं कैलकुलेशन करता हूँ क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी है फटाफट कुछ कैलकुलेट किया हुआ डेटा है मेरे पास, कुछ मेरे माइंड में है, कुछ कैलकुलेटर पे मैं करता हूँ, मे भी कहीं कुछ गलती हो जाए तो प्लीज इसको क्रॉस चेक जरूर कीजिए। तो इसका तो सिंपल सा निकल जाएगा 7,500 यूनिट, ये 5,000 यूनिट एंड ये 6,000 यूनिट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, नोट कर लीजिए। नोट हो गया अगर, तो हम लोग क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों ने यहाँ तक नोट कर लिया है, समझ में भी आ गया है, क्योंकि मैं बार बार आपको बोल बोल के बताता हूँ, बार बार मैं आप लोगों को समझाता हूँ। तो क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट है क्या, प्रोडक्शन। तो हम लोग सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, प्रोडक्शन बजट। और अब आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपने अच्छे से दोनों एग्जाम्पल लास्ट क्लास में कवर किया था, तो अब आपको पता है क्या करना है। बस प्लस माइनस का खेल है, और प्लस माइनस किसको करना है, तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग को एडजस्ट करना है। तो सेल्स यूनिट हमें पता है कि हमने इतना बेचा है भैया करंट ईयर में, 7,500, 5,000 एंड 6,000 यूनिट्स हमने सेल किया है। और क्या बच गया हमारे पास, बेचने के बाद क्या बच गया हमारे पास, क्लोजिंग स्टॉक। एंड क्लोजिंग स्टॉक की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई है या नहीं, सबसे पहले आप इसको चेक करें। मिला आपको, मैं बताऊं, देखिए आइए क्वेश्चन पे आते हैं। The forecast is stock as on 31st July 1986 will be reduced as follow। अगर न्यू इन्वेंटरी सिस्टम कंपनी इंप्लीमेंट करती है तो क्लोजिंग स्टॉक है, तो क्लोजिंग स्टॉक है वो कितने से कम होगा, रॉ मटेरियल बाय 10% एंड द फिनिश्ड प्रोडक्ट इज 20%। रॉ मटेरियल इज 10% and finished stock by 20%। तो क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक, फिनिश स्टॉक का, एंड क्वेश्चन में रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक दोनों दिया गया है। फिर से इस पॉइंट को एक बार कवर कीजिए। कह रहा है कि कंपनी एक न्यू इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम इंट्रोड्यूस करना चाह रही है, विच शुड रिड्यूस स्टॉक, जो कि स्टॉक को रिड्यूस कर देगी, कितने से, रॉ मटेरियल को 10% से, रॉ मटेरियल को 10% से, रॉ मटेरियल को 10% से।
एंड फिनिश्ड गुड्स को 20%, फिनिश्ड गुड्स को 20%, यानी कि 20% से रिड्यूस कर देगी तो यानी कि 80%। क्लियर है यार? यहाँ पे 10% को अगर रिड्यूस कर देगी तो क्या 90%। क्लियर है? चलिए आते हैं आंसर पे। तो क्लोजिंग स्टॉक हम अभी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं जब तक कि हम ओपनिंग स्टॉक के इंफॉर्मेशन को पुट नहीं कर दे। एक मिनट, थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिए क्योंकि नीचे एक नोट लिख दूंगा तो आपके लिए आसानी होगी। ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में गिवन है 3000, 2000 एंड 2500, और फिनिश स्टॉक को कितने परसेंट से कम करेगी? 20% से, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा? 80% ऑफ ओपनिंग स्टॉक। जो स्टॉक है उसको रिड्यूस कर देगी, जो स्टॉक है उसी को तो रिड्यूस करेगी। तो ओपनिंग स्टॉक हमारा 3000 था और न्यू सिस्टम लगाएंगे तो हमारा जो क्लोजिंग होगा वो 20% से कम हो जाएगा, यानी कि रहेगा कितना? 80%। ये हो जाएगा 2400। किसका 80%? का का इसका। वैसे सीए फाइनल में पहले एक पेपर था इसका, जब हम लोग सीए फाइनल में थे, ठीक है, वो वाला इसका नहीं। ठीक है, 2000 का 80% 1600 एंड 2500 का 80% 2000। क्लियर है यहाँ तक? तो आपको क्या मिल गया? प्रोडक्शन यूनिट। आपको क्या मिल गया? प्रोडक्शन यूनिट। प्रोडक्शन यूनिट मिल गया तो फिर आगे का खेल आप समझते हैं आपके लिए कितना आसान है। ये 6900, ये 4600 एंड ये 5500। क्लियर है? प्रोडक्शन बजट। कोई डाउट? इसलिए मैं बोलता हूँ क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए। ठीक है गुरु, आगे बढ़े। मटेरियल नेक्स्ट क्या पूछ रहा है हमसे? मटेरियल यूसेज, यानी कि मटेरियल बजट पूछ रहा है कि कितना मटेरियल कंज्यूम हुआ। अब तो आसान है, आपको पता है पर यूनिट क्वेश्चन में गिवन है M1, M2, M3। आपने कितना प्रोडक्शन किया है वो आपने कैलकुलेट कर लिया है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे आपको पता चल जाएगा। चलिए आपने नोट कर लिया होगा। सेकंड, मटेरियल कंजम्पशन। M1, अच्छा ध्यान रखिएगा, ABC फिनिश्ड गुड है, आउटपुट, और जो आउटपुट को बनाने के लिए इनपुट यूज कर रहे हैं रॉ मटेरियल वो है M1, M2 एंड M3। तो प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन क्वांटिटी, तो प्रोडक्ट है हमारा A, B एंड C। प्रोडक्शन क्वांटिटी अभी हमने जस्ट कैलकुलेट किया है 6900, 4600 एंड 5500। M1 में देखेंगे क्वेश्चन में तो दिया हुआ है 5 kg, तो 6900 मल्टीप्लाई 5। सबका मल्टीप्लाई लिखना जरूरी नहीं है, वो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने एक बार लिख दिया है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। एंड C 5500 मल्टीप्लाई 12, ये हो जाएगा 66,000। फिर M2 में आ जाइए। M2 में तो A का कोई रोल नहीं है, B का है,
तो बी कितना है 46 मल्टीप्लाई 10, तो ये हो जाएगा 46,000। एंड सी में 5, सी में कितना, सॉरी हाँ बी का तो हो गया ना, अब सी में 55 मल्टीप्लाई 9, ये हो जाएगा 49500। तो ऐड कर देंगे तो 45 45 तो हो जाएगा 90, 95 500, ये हमारा हो जाएगा 100 500। फिर M3 में चले आइए, M3 में ए के लिए कितना है 5, तो 69 मल्टीप्लाई 5, ये हमारा हो जाएगा 34 500। फिर बी, सॉरी हाँ बी के लिए कितना है 46 और क्वांटिटी कितना है 5, तो ये हमारा हो जाएगा 23,000 एंड सी में तो है ही नहीं, तो वे टोटल कर लेंगे तो 57,500। ये हमारा मटेरियल बजट हो गया, मटेरियल कंजम्पशन बजट हो गया, मटेरियल यूसेज हो गया जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। अच्छा यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, जैसे कि यहाँ पे प्रोडक्ट हमने मेंशन किया है, कई बार मैंने स्टूडेंट को देखा है प्रोडक्ट यहाँ पे लेके चले आते हैं यहाँ पे, और ये M1 M2 यहाँ सीक्वेंस में लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है, रेक्टाफिकेशन नहीं लगानी। यहाँ पे हम क्या कैलकुलेट, यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि प्रोडक्ट ए बनाने में जो जो मटेरियल लगा वो हम कितना लगा। तो प्रोडक्ट ए को अगर आप ध्यान से देखेंगे, प्रोडक्ट ए को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्रोडक्ट ए को बनाने में M1 लगा, प्रोडक्ट ए को बनाने में M1 लगा, एंड प्रोडक्ट ए को बनाने में M3 लगा, M2 नहीं लगा। अगर आप क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत गड़बड़ करते हैं स्टूडेंट, इसलिए मैं आ रहा हूँ। यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट ए को बनाने में M1 लगा, M1 लगा एंड M3 लगा। प्रोडक्ट बी को बनाने में M2 लगा एंड M3 लगा। प्रोडक्ट सी को बनाने में M1 लगा, M2 लगा। उसके अकॉर्डिंग आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। बहुत स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत स्टूडेंट। तो हम लोग कैलकुलेट करें कि कितना रॉ मटेरियल लगा, ठीक है, समझ गया। तो हमें मटेरियल कंजम्पशन कैलकुलेट कर लिया, उम्मीद करता हूँ आपने नोट भी कर लिया होगा। अब मटेरियल कंजम्पशन के बाद क्वेश्चन की थर्ड रिक्वायरमेंट है परचेज बजट। तो हम लोग थर्ड मटेरियल परचेज बजट पे चलेंगे। देख लीजिए अगर आपने नहीं लिखा किसी को ने तो, मटेरियल परचेज बजट। और मटेरियल क्या है आपका M1 M2 M3। रेट भी क्वेश्चन में दे रखा है, लेकिन रेट मटेरियल आपने कंज्यूम किया है वो आपने कैलकुलेट कर लिया है। ओपनिंग क्लोजिंग आपको पता है, ओपनिंग दिया गया है, क्लोजिंग 10% रिड्यूस हो जाएगा यानी कि 90%। तो बस बात खत्म है, क्लोजिंग प्लस ओपनिंग माइनस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना परचेज किया है। यहाँ तक नोट कर लिया आपने, ठीक है। M1 M2 and M3 रॉ मटेरियल कंज्यूम, रॉ मटेरियल कंजम्पशन अभी आपने जस्ट कैलकुलेट किया है 100, सॉरी 1,05,000, 95,500 एंड 57,500। पहले प्लस करना है क्लोजिंग स्टॉक, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक तब तक कैलकुलेट नहीं कर सकते जब तक आप ओपनिंग स्टॉक का इंफॉर्मेशन यहाँ पे पुट नहीं कर दे। 24,500 क्वेश्चन में गिवन है
ये गिवन है क्वेश्चन में 2500 एंड 17500। ओपनिंग स्टॉक हमने पुट कर दिया है और क्लोजिंग स्टॉक क्या है 90% ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ये इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में, तो हम लोग 90% इसका इसका और इसका 90% पता चल गया आपको किसका लेना है। फटाफट 90% कैलकुलेट कर लीजिए। 22050 फर्स्ट का, सेकेंड का 18450 एंड थर्ड का 15750। आपका रॉ मटेरियल परचेज कैलकुलेट होके आ जाएगा। परचेज यूनिट्स 98050 93450 एंड 55750। अब क्वेश्चन तो यहाँ पे ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन ने हमसे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मांगा है, सेपरेटली भी या टोटल भी। तो हमें रॉ मटेरियल जो परचेज किया है उसका टोटल कॉस्ट भी लगेगा। क्वेश्चन में गिवन है मार्केट प्राइस पर केजी, बस उसी को यूज करना है। तो M1 का प्राइस दिया हुआ है 2, M2 का 4 एंड M3 का 1 रुपीज। तो मटेरियल प्राइस पर केजी 2 रुपीज, 4 रुपीज एंड 1। तो परचेज वैल्यू इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 196100 373800 एंड 55750 परचेज वैल्यू आ जाएगा। परचेज वैल्यू टोटल कर लीजिए, आगे का एक काम और हो जाएगा। 625650। फिर क्वेश्चन की लास्ट रिक्वायरमेंट है, उसको फुलफिल करते हैं। पहले आप मटेरियल परचेज बजट देख लीजिए, कोई समस्या कोई डाउट कुछ भी हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एंड क्वेश्चन की लास्ट रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। डी रिक्वायरमेंट जो क्वेश्चन की है, और क्वेश्चन की डी रिक्वायरमेंट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ठीक है, ए बी एंड सी पर यूनिट कॉस्ट हमें पता है, पर यूनिट कॉस्ट हमें पता है 160, 192 हमने पहले कैलकुलेट किया था वर्किंग नोट में, 40। प्रॉफिट भी हमें पता है 40 रुपीज़, 24 रुपीज़ एंड 40 रुपीज़। तो सेलिंग प्राइस कैलकुलेट होके आ जाएगा। सेलिंग प्राइस 200, 216 एंड 280। सेल्स क्वांटिटी हमें पता है। आप बोलेंगे सेल्स क्वांटिटी पता है, प्रॉफिट पर यूनिट पता है, तो डायरेक्ट प्रॉफिट क्यों नहीं दिखा दे। क्वेश्चन ने बोला है प्रॉफिट एंड लॉस सिर्फ बताने के लिए नहीं, एक स्टेटमेंट में प्रेजेंट करके देने के लिए। 7500, 5000 एंड 6000 यूनिट एंड तो सेल वैल्यू क्या हो जाएगा 155 टाइम्स 0 यानी 15 लाख, 10,80,000 एंड 16,80,000। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने, तो नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ सेल पता है, डायरेक्ट माइनस कर देते हैं।
हमने कैलकुलेट किया था 160, 192 एंड 240। तो सेल्स क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 7500 से होगा, ये 5000 से होगा एंड ये 6000 से। ठीक है, मैं थोड़ा ज़्यादा ब्रीफ करके लिख दे रहा हूँ क्योंकि जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको इन सब समस्याओं का सामना ना करना पड़े। ये कहाँ से डेटा आया है, एक दो बार आप सॉर्ट आउट कर लेंगे, सारे चैप्टर को रिवीजन लगा लेंगे, फिर आपको इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये डेटा कहाँ से आया है आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। तो कॉस्ट ऑफ सेल पता चल गया है, तो प्रॉफिट हमारा कैलकुलेट, इनमें से इसको क्या किया है, माइनस करके हमने कैलकुलेट किया है 3 लाख, 1,20,000 एंड 2,40,000। एक और उन्होंने हमें बताया है कि टोटल बताओ, एक कॉलम यहाँ पे टोटल का बना लेंगे, जितने भी सेल वैल्यू है इनको प्लस कर लेंगे 426 एंड 4 टाइम 0, कॉस्ट ऑफ सेल प्लस कर लेंगे 36 लैक्स एंड प्रॉफिट भी शो करके दिखा देंगे क्योंकि उन्होंने सेपरेटली एंड टोटल भी बोला है। तो यही पे होता है आपका ये क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन देखिए कितने आसान क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन का लेंथ देख के ही आधी जान तो वहीं पे निकल जाती है स्टूडेंट की। और क्वेश्चन देखिए लेंदी है और एक्सप्लेन करके पढ़ाने में टाइम लगता है क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने में। तो 1 घंटे 45 मिनट की वीडियो में कैसे होगा बाबू, पॉसिबल नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। आप चाहे तो 1.25 या 1.5 की स्पीड पे वीडियो देख सकते हैं, अगर आपको ठीक से समझ में आ रहा है तो। उम्मीद करते हैं कि आपको ठीक समझ में आ रहा हो। कोई भी समस्या दिक्कत कुछ भी हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं, देखा जाएगा, उस समस्या का हल निकाला जाएगा। या टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल सकते हैं, एज सुन एज पॉसिबल आपको उसका जवाब मिल जाएगा, कहीं पे भी कोई डाउट ना रहे। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे, एक दो क्वेश्चन और कर लिया जाए। न्यूमेरिकल बहुत सारे न्यूमेरिकल है मेरे पास, तो मोर देन क्या मैं बोलूँ, 20 से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स है मेरे पास फंक्शनल बजट। 30 क्वेश्चन होंगे आपके, 30 से भी ज़्यादा, यहाँ 30 के अप्रॉक्स क्वेश्चन होगा। बहुत पुराने पुराने क्वेश्चन से लेके आपके रिसेंट अटेम्प्ट तक के क्वेश्चन है। तो अगर सबको बनाने बैठे तो आप भाग जाओगे, अब बोलोगे हम नहीं देख रहे। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत खूबसूरत है। कह रहा है कि एक सोलो प्रोडक्ट लिमिटेड है, मैन्युफैक्चर एंड सेल करता है एक सिंगल प्रोडक्ट एंड हैज एस्टिमेटेड ए सेल्स रेवेन्यू ऑफ 126 लाख, 126 लाख दिस ईयर बेस्ड ऑन 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। समझ गए, सेल्स रेवेन्यू यानी कि सेल्स वैल्यू आपको क्वेश्चन ने दे दिया है एंड प्रॉफिट भी बता दिया है 20% ऑन सेलिंग प्राइस। अच्छा, इससे पहले मैं एक पॉइंट पर डिस्कस कर लूँ थोड़ा, नॉट फॉर एग्जाम, ऐसे ही, क्योंकि आपको पता होगा मुझे लगता है, क्योंकि आपने 12th से इस चीज़ को सीखा है और हमने पहले भी डिस्कस किया मार्जिनल कॉस्टिंग में, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स, ये तो सब लोग मानते हैं। अगर कॉस्ट हमारा 80 रुपीज है, प्रॉफिट हमारा 20 रुपीज है, तो सेल्स हमारा कितना हो जाएगा, 100 रुपीज। इस बात को तो सभी लोग मान रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, मैं आपसे पूछूं, तो ये जो प्रॉफिट है वो सेल का कितना परसेंट है, ये जो प्रॉफिट है वो सेल का कितना परसेंट है, तो आप क्या करेंगे, 20 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 100, 20%। अब मैं आपसे पूछूं, ये जो प्रॉफिट है वो कॉस्ट का कितना परसेंट है, ये जो प्रॉफिट है वो कॉस्ट का कितना परसेंट है, तो आप क्या करेंगे, 20 डिवाइड बाई 80 मल्टीप्लाई 100, यानी कि 25%। ठीक है, मेरे कहने के तात्पर्य को आपने समझा। मेरा कहने का ये मोटो है कि भाई मुख्य मुद्दा यही है, आपको इसको दिमाग में छाप लेना है।
एग्जामिनर आपको सम टाइम एक इंफॉर्मेशन मिसिंग कर देगा। इसी क्वेश्चन को लीजिए, इतना समझ गया आप। वो आपको क्या बोलेगा कि हमारा सेल जो है एक पर्टिकुलर अमाउंट है, कुछ भी अमाउंट बोलेगा, 100 रुपीज ही पकड़ लीजिए, और जो प्रॉफिट है वो कॉस्ट का 25% है। सेल 100 रुपीज है एंड प्रॉफिट जो है हमारा कॉस्ट का 25% है। तो आपको वहां पे ये दिमाग में लगाना होगा, अगर कॉस्ट का 25% है, इट मीन सेल का 20% है, और आपको इसी कंसेप्ट के थ्रू पहुंचना पड़ेगा। एक 20% तो ऐसे ही बता दिया, समटाइम 33.33% बोल देगा। तो आपको बस ये फॉर्मूला जो यहाँ पे लिखा है हमने, उसको दिमाग में रखिए, 80 + 20 = 100। अब क्वेश्चन कुछ भी पूछे तो आप उसका परसेंट कैलकुलेट करके बता दीजिए। आइए, ये हमने डिस्कस इसलिए किया क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। कह रहा है कि सोलो प्रोडक्ट लिमिटेड मैन्युफैक्चर एंड सेल ए सिंगल प्रोडक्ट एंड हैज एस्टिमेट ए सेल्स रेवेन्यू 126 lakhs, ओके, दिस ईयर बेस्ड ऑन 20% प्रॉफिट एंड सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो सेल्स से बता दिया गया है आपको कितना है, एंड प्रॉफिट भी बता दिया गया 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर्ड 3 LBS। LBS पॉन्ड समझ लीजिए, केक खरीदने जाते हैं ना, केजी में भी कहीं बताता है, अब बोलिए 1 kg का चाहिए तो बोलेगा ये मतलब क्या बोलते हैं, हाफ पॉन्ड का केस, आप केजी ही इसको ले लीजिए। ठीक है, पॉन्ड को बोलते हैं। तो ये जरूर वहाँ पे जो ICMI यूके है वहाँ से क्वेश्चन छापा गया होगा, थोड़ा बहुत मॉडरेट कर दिया गया होगा, मॉडिफिकेशन कर, लेकिन क्वेश्चन वहीं से उठा के चिपकाया हुआ है। तो आप इसको केजी ही माइंड में रखिए तो आपके लिए ज़्यादा आसानी होगा। चलिए केजी करके ही इसको पढ़ते हैं। तो बोल रहा है कि ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर्ड 3 kg ऑफ मटेरियल पी एंड 1.5 मतलब 1.5 किलो मटेरियल क्यू फॉर द मैन्युफैक्चर एज वेल एज द प्रोसेसिंग टाइम 7 आवर इन मशीन शॉप, और मशीन शॉप में 7 घंटे लग जाते हैं, 2.5 घंटा लग जाता है असेंबली सेक्शन में, एंड ओवरहेड आर एब्जॉर्ब एज ए ब्लैंकेट रेट 33.33%, यानी 1/3 बोल रहा है कि ओवरहेड। सिंपल, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, एक रेट रखो, 33.33% है। ऑन डायरेक्ट लेबर द फैक्ट्री वर्क 5 days of 8 hours a week in normal 52 weeks a year। तो डायरेक्ट आपको ये भी नहीं बता रहा है कि फैक्ट्री कितना, आपको मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करना पड़ेगा। हफ्ते में 5 दिन और सिंगल दिन में 8 घंटा, और ऐसा हफ्ता एक ईयर 52 वीक का होता है, आपको पता है। ऐसा हफ्ता कितने हैं, 52, 52। ऑन एन एवरेज स्टेचुरी हॉलीडे, हॉलीडे भी है, ईव एंड एवेस्टिन एंड ईडल टाइम टू 96 आवर, 80 आवर और 64 आवर रिस्पेक्टिवली। अच्छा, इस क्वेश्चन को ना इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, बहुत बार। अच्छा, अभी जो आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये नॉर्मली जब पहले सीए फाइनल में बजटरी कंट्रोल था तो वहां भी आ चुका है, सारे सीए फाइनल में क्वेश्चन आ चुके हैं, ये इंटरमीडिएट में भी आ चुका है। ठीक है, तो यही गिने चुने रटे रटाए कुछ क्वेश्चन है जिनको अगर आप ठीक से कर लेंगे तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। तो फैक्ट्री में टाइम बता दिया कि टोटल कितना आवर काम हो रहा है, फिर कुछ डेज आवर्स बताए गए हैं जो आपके लिए बेकार है, मतलब काम नहीं हो रहा है, चाहे किसी भी वजह से हो, लीव ले लिया है या एब्सेंट हो गया, या फिर बैठ के आइडल टाइम, मतलब क्या, टाइम पास हो रहा है, किसी भी वजह से काम नहीं हो रहा है। मुख्य मुद्दा क्या है, इन आवर्स में काम नहीं हो रहा है। फिर इंफॉर्मेशन दिया गया है इन नीचे, अदर डिटेल्स आर एज अंडर। परचेज प्राइस मटेरियल पी का 6 रुपीज पर केजी, मटेरियल क्यू का 4 रुपीज पर केजी, कंप्रहेंसिव लेबर रेट मशीन शॉप का 4 रुपीज पर आवर, असेंबली सेक्शन में 3.2 पर आवर, एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉय भी बता दिया आपको। नंबर ऑफ एम्प्लॉय है मशीन शॉप में 600, असेंबली में 180, एंड फिनिश गुड एंड रॉ मटेरियल का आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक का इंफॉर्मेशन दे दिया गया है। तो मुद्दे की बात यह है यहाँ पे कि क्वेश्चन ने ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक फिनिश्ड का या फिर रॉ मटेरियल का दे दिया है। सेल
का आपको टोटल रेवेन्यू दे दिया गया है एंड सेल प्राइस पर यूनिट नहीं दिया गया है, तो एक सिंपल नॉर्मल वर्किंग छोटा सा यहाँ पे उसका भी बनेगा सेल प्राइस पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए। एंड आपको इंफॉर्मेशन भी दे दिया गया है, प्रॉफिट का, कॉस्ट का इंफॉर्मेशन दे दिया गया है, कितना आवर लगता है, कितना मटेरियल लगता है, सब इंफॉर्मेशन दे दिया गया है। यहाँ पे भी सेल प्राइस पर यूनिट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इन दैट सिचुएशन ही आप आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन लेबर पे यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस किया गया है, तो क्वेश्चन देख के ही लग रहा है कि लेबर के रिगार्डिंग भी यहाँ पे आपसे बजट पूछ सकता है। चलिए, रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन की देखते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट प्रपोज टू बी सोल्ड। तो पहला क्वेश्चन तो वही बोला है कि भाई सेल प्राइस पर यूनिट कैलकुलेट करो, सेल्स रेवेन्यू तुमको मैंने दिया है तो बता दो नंबर ऑफ यूनिट। चलिए, 1/3 क्वेश्चन खत्म, सिंपल। अभी जस्ट आपने किया है तो आसानी से आप कर सकते हैं। फिर बोला है परचेज टू बी मेड ऑफ मटेरियल पी एंड क्यू ड्यूरिंग द ईयर इन रुपीज। तो सेल निकालेंगे तभी तो पता चलेगा कि भाई सेल कितना प्रोडक्शन किया आपने, एंड कितना प्रोडक्शन किया आपने तभी तो पता चलेगा कितना रॉ मटेरियल आपने क्या किया है, परचेज किया है। तो परचेज करने से पहले आपको कंज्यूम कितना किया है, कंज्यूम में फिर क्लोजिंग प्लस ओपनिंग माइनस देन आपका क्या आ जाएगा, परचेज कितना किया है। एंड फिर बोल रहा है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ मशीन शॉप एंड असेंबली शॉप अलोंग विथ योर कमेंट। अब बोल रहा है कि भाई रिक्वायरमेंट मशीन शॉप दो आपका है डिपार्टमेंट, एक मशीन शॉप और एक असेंबली शॉप, जहाँ पे मशीन शॉप में जहाँ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है, एंड असेंबली शॉप में आप कह सकते हैं कि जहाँ पे प्रोडक्ट आपका असेंबल हो रहा है, फाइनली आउटपुट के लिए रेडी हो रहा है। तो उसका जो कैपेसिटी कितना आप यूटिलाइज कर रहे हैं, तो अब उसके लिए पहले हमें जो इन्फॉर्मेशन दिया गया कि इतना अवेलेबल है, अवेलेबल आवर इतना है, और फिर यूज हम कितना कर पा रहे हैं वो परसेंट आपको कैलकुलेट करना है और फिर उस पर कमेंट लिख देना है। हो सकता है किसी डिपार्टमेंट में ओवर यूटिलाइज हो या अंडर यूटिलाइज हो या ठीक ठाक है, भाई चल इक्वल है। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन समझ गया, नहीं समझे क्वेश्चन तो एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़िए, आप समझ जाएंगे। क्वेश्चन को मैंने पूरी तरह से ब्रीफ कर दिया है, टुकड़ों में तोड़ दिया है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपने क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लिया है। तो चलिए इसके सॉल्यूशन पार्ट पे चलते हैं। और सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, आप ही बताइए। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस पर यूनिट। रॉ मटेरियल दो है, पी एंड क्यू, दो ही रॉ मटेरियल है, पी एंड क्यू। एंड रेट भी दिया गया है, एंड कितना कंज्यूम कर रहा है वो भी दिया गया है। क्वेश्चन में बता दिया 3 kg, तो भाई 3 kg मल्टीप्लाई रेट दिया गया है 6 रुपीज, तो हमारा 18 एंड 1.5 यानी 1.5 किलो मल्टीप्लाई 4 रुपीज, ये भी 6 रुपीज, यानी रॉ मटेरियल 24। क्लियर है, रॉ मटेरियल 24। आ जाइए लेबर पे यानी वेजेज। वेजेज में मशीन शॉप है, मशीन शॉप, एंड मशीन शॉप में कितना आवर लगता है, 7 आवर। एंड रेट आपको नीचे क्वेश्चन में दिया ही हुआ है 4 रुपीज, ये हो गया अपना 28। एंड असेंबली शॉप 2.5 आवर मल्टीप्लाई 3.2 रुपीज, यानी 3 रुपया 20 पैसा मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 रुपीज आ जाएगा। तो हमारा लेबर भी कैलकुलेट होके आ गया 36।
प्रोडक्शन ओवरहेड क्वेश्चन में दिया गया है, ब्लैंकेट रेट लेना है, सिंगल रेट, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। और किसका लेना है? 33.33% लेना है हमारा लेबर का। तो लेबर अभी हमने कैलकुलेट किया है 36, वहाँ से आ जाएगा ये वाला। तो इसका 1/3 ले लीजिए तो 12 रुपीज़। तो हमारा और कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं क्वेश्चन में, तो 72 रुपीज़ हमारा क्या आ गया टोटल कॉस्ट पर यूनिट। एडमिन सेलिंग कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं, जो प्रोडक्शन कॉस्ट होगा वही हमारा क्या हो जाएगा टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट पर यूनिट। प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या बोला गया है? 20% ऑफ सेलिंग प्राइस। 20% ऑफ सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस तो है ही नहीं, तो 20% किसका लेंगे? 20% किसका लेंगे? सेलिंग प्राइस। तो अगर प्रॉफिट 20% है सेलिंग प्राइस का, तो कॉस्ट का कितना परसेंट होगा? अभी जस्ट हमने एक कंसेप्ट डिस्कस किया था, 20% प्रॉफिट किसका है? सेलिंग प्राइस का। यही 20% प्रॉफिट कॉस्ट का कितना परसेंट होगा? 25%। क्लियर है? अच्छा, एक और अगर जिनको समझ में आ गया ठीक है, जिनको समझ में नहीं आया उनके लिए एक मैं मजेदार बात बताता हूँ। ये कहीं पे बताया नहीं गया है, सिखाया नहीं गया है, मैंने खुद से अपने टाइम पे एक प्रिपेयर किया था। क्योंकि स्टार्टिंग स्टार्टिंग में जब आप मतलब 12th में होते हैं या स्टार्टिंग फेज में होते हैं, थोड़ा सा दिक्कत होती है समझने में। तो मैंने क्या किया गया था, देखिए ये कितना 20% को 15 लिख सकते हैं, 3% को 15 तो लिख सकते हैं ना, 15 लिख सकते हैं। तो हमें सेल्स से कॉस्ट की तरफ जाना है कि कॉस्ट का कितना होगा, तो पीछे जाना है, हमें पीछे की तरफ जाना है, कॉस्ट की तरफ उल्टा जाना है। तो जब पीछे की तरफ जाना है तो मैं क्या करता था, ये 15 में से नीचे वाले 5 से एक माइनस कर देता था, ये 14 यानी 25%। ये मैंने खुद अपने लिए डेवलप किया था उस टाइम पे। और अगर पीछे से आगे की तरफ जाना है तो +1 कर देना है। अगर ये 14 दिया हुआ है क्वेश्चन में 25%, तो +1 कर दीजिए तो 15 पे पहुंच जाएंगे। जिनको समझ में आ गया ये शॉर्टकट अपना यूज कीजिएगा। जिनको समझ में नहीं आया, कंसेप्ट के थ्रू चलना चाह रहे हैं, तो कंसेप्ट ये है। तो यही हम लोग को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया। 20% ऑफ सेलिंग प्राइस है, तो अगर नहीं दिमाग काम करे तो फट से ये फॉर्मूला लिख लीजिए। और जो जिसका भी दिया हुआ इंफॉर्मेशन उसको 100 मान लीजिएगा। 100, तो ये 20 है का 20%। तो कॉस्ट कितना बच गया बैलेंसिंग फिगर? 80। अब हमें क्या पता करना है कि ये 80 का कितना परसेंट है। तो 20 डिवाइड बाई 80 मल्टीप्लाई 100। कैलकुलेटर पे भी आप कर सकते हैं, वर्किंग नोट में भी कर सकते हैं, रफ में भी कर सकते हैं। तो हमें पता चल जाएगा कि भाई 20% ऑफ सेलिंग प्राइस है, तो कॉस्ट का कितना परसेंट होगा? तो कॉस्ट का 25% होगा, आपको पता है। अब वैसे ज़्यादा टेक्निकल फार्मूला से लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं। कॉस्ट क्वेश्चन में दिया गया है 72 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाई 100 माइनस 20। तो कई सारे तरीके हैं जिससे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और समझ गए तो फिर आपके लिए सारा सिस्टम एक ही है। तो ये अपना 25% लेना है 72 का, क्या लेना है 25% लेना है 72 का, तो वो हो जाएगा 18। तो हमारा सेलिंग प्राइस कैलकुलेट होके आ गया 90 सेलिंग प्राइस। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? कोई दिक्कत? ठीक है।
आगे बढ़े। सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमें पता चल चुका है, सेल वैल्यू दिया गया है क्वेश्चन में, तो ये वर्किंग नोट था हमारा। अब हम लोग आंसर की तरफ आते हैं। चलिए ओके, आंसर की तरफ। ये ठीक है, लिख लिया आपने, नोट कर लिया, प्लीज नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी। नोट कर लिया आपने? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला आंसर का, पहला क्वेश्चन का क्या पूछ रहा है आपसे, रिक्वायरमेंट क्या क्वेश्चन की? सेल्स यूनिट बताइए, बता दीजिए अब सेल्स यूनिट क्या दिक्कत है। सेल्स वैल्यू डिवाइडेड बाय सेल्स प्राइस पर यूनिट। 1,26,000 कितना है, सॉरी 126 लाख, 126 और 50 डिवाइडेड बाय 90 रुपीज, तो ये हो जाएगा एक, मतलब यूनिट 1,40,000, 1,40,000 यूनिट। पहला पार्ट सॉर्ट आउट। सेकेंड पार्ट की क्या रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की? परचेज टू बी मेड ऑफ मटेरियल पी एंड क्यू ड्यूरिंग द ईयर इन रुपीज। भैया पहले तो आप पता करो कि प्रोडक्शन कितना किया आपने। सेल्स यूनिट पता है तो प्रोडक्शन पता चल जाएगा। प्रोडक्शन कितना किया वो पता करना पड़ेगा। तो प्रोडक्शन इज इक्वल टू सेल्स यूनिट पता है, बताते चलिए, आपको फॉर्मूला पता है, प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है। अच्छा, एक स्टूडेंट ने पूछा था, मैं उसको यहाँ पे थोड़ा सा आपका टाइम थोड़ा ले रहा हूँ मैं। पूछा था कि ये मतलब क्लोजिंग स्टॉक प्लस करना है, ओपनिंग स्टॉक माइनस करना है, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, या क्यों करते हैं, या कैसे याद रखें। तो देखिए सिंपल सा तरीका है याद रखने का। अगर आप याद रखना चाहें या समझना चाहें, मैं पहले ऑलरेडी लास्ट क्लास में इस पर डिस्कस कर चुका हूँ, फिर बता दे रहा हूँ। देखिए मान लीजिए ओपनिंग स्टॉक को भूल जाइए, ओपनिंग स्टॉक को आप भूल जाइए। आपने प्रोडक्शन किया, मान लीजिए नई कंपनी है, कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं है, जीरो। आपने प्रोडक्शन किया 1,000 यूनिट, आपने सेल किया, जरूरी नहीं कि सब बिक जाए, 800 यूनिट। तो जो बच जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? क्लोजिंग स्टॉक। 200 यूनिट जो बच गया उसको हम क्या बोलेंगे? 200 यूनिट। अब इसमें से कोई एक इंफॉर्मेशन मिस कर दीजिए, हटा दीजिए। मान लीजिए यहाँ पर से आप प्रोडक्शन हटा दीजिए, और मैं अब आपसे पूछूं क्वेश्चन में कि हमने कितना बनाया था, तो आप समझ जाएंगे कि हमने बेचा इतना और अभी हमारे पॉकेट में इतना रखा हुआ है, गोडाउन में इतना रखा हुआ है। तो बनाया 1000 तभी तो कुछ बचा। तो प्रोडक्शन तक पहुंचने के लिए क्लोजिंग आपको ऐड करना होगा, ओपनिंग माइनस क्यों करना होगा। अब चलिए नेक्स्ट ईयर की इसी सिचुएशन को नेक्स्ट ईयर ले चलते हैं, नेक्स्ट ईयर ले चलते हैं। नेक्स्ट ईयर में जो आपका ये क्लोजिंग है ये ओपनिंग हो जाएगा 200। सेम कहानी रखते हैं, आपने प्रोडक्शन किया 1,000 यूनिट और आपने सेल किया 800 यूनिट, सेम कहानी रखते हैं। तो वो क्लोजिंग स्टॉक कितना बच गया आपका, मुझे ये बताइए। आपके पास कितना यूनिट है बेचने के लिए? 1,200 यूनिट। आपके पास बेचने के लिए कितना यूनिट है? पिछले साल वाला 200 यूनिट, एंड करेंट ईयर में आपने जो प्रोड्यूस किया है 1,000, सॉरी। तो आपके पास कितना यूनिट है सेल करने के लिए? 1,200 यूनिट, 1,200। और आपने सेल कितना किया? ओनली 800। तो बच कितना गया? 400 यूनिट। अब ये कहानी में ट्विस्ट, प्रोडक्शन हटा, भूल जाइए। अब मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं आपने करेंट ईयर में कितना बनाया,
आपने करेंट ईयर में कितना बनाया? तो आप बोलोगे कि 800 तो हमने बेचा है जी, और 400 हमारे गोडाउन में पड़े हैं। लेकिन ये जो 400 गोडाउन में पड़े हुए वो हमने करेंट ईयर में नहीं बनाया, पिछले ईयर में बनाया था। तो बताओ इस ईयर में कितना बनाया? तो 200। तो हमारा प्रोडक्शन कितना है? 1000। समझ में आया? ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कुछ स्टूडेंट को देर से समझ में आती है। कुछ स्टूडेंट समझ जाते हैं जल्दी, कुछ स्टूडेंट जिन्होंने डायरेक्ट ग्रेजुएशन में कॉमर्स ऑप्ट किया है उन्हें थोड़ा समझने में लेट होता है, डायरेक्ट प्रोफेशनल एग्जाम में आ गए हैं। उनके लिए जिन्होंने 12th में पढ़ा है और ठीक से पढ़ा है, ये भी नहीं 12th में पढ़ा है तो उनको आता ही है, ठीक से पढ़ा है, कहने का मतलब ये। तो प्रोडक्शन यहाँ पे कैलकुलेट होकर हमारा आ जाएगा। हमने सेल्स कितना किया, हमें अभी जस्ट कैलकुलेट किया है 1,40,000 यूनिट। एंड क्लोजिंग स्टॉक क्या है बताइए? क्वेश्चन ने दे दिया है, इस क्वेश्चन में आपको कोई भी परेशानी नहीं किया गया है कि इसका 80% इसका 90% लेना है, डायरेक्ट दे दिया गया इन्फॉर्मेशन। तो क्लोजिंग स्टॉक आपका 25,000 है यूनिट, एंड 20,000 आपका ओपनिंग है। तो आपका प्रोडक्शन पता चल गया, 1,45,000 आपने करेंट ईयर में प्रोड्यूस किया है। और करेंट ईयर में जो आपने प्रोड्यूस किया उसके लिए कितना मटेरियल कंज्यूम किया है। तो मटेरियल कंजम्पशन करेंट ईयर में जो प्रोड्यूस किया उसके लिए आपने कितना मटेरियल कंज्यूम किया है, एक बार नोट कर लीजिए यहाँ पे, फिर आगे बढ़। ये तो नोट कर लिया होगा आपने स्टार्टिंग में ही, इसको भी नोट कर लीजिए। मटेरियल कंजम्पशन पी, पी कितना लगता है क्वेश्चन में गिवन है 3 पॉन्ड, एलबीएस में दिया गया है, आप उसको केजी में पढ़िए जो भी आपको ठीक लगे। 435,000 पॉन्ड। एंड क्यू क्वेश्चन में गिवन है हाफ के जी, सॉरी 1.5 यानी 1.5 किलो। 217,500। तो आपको पता चल गया कि क्या मटेरियल कंजम्पशन है पी का एंड क्यू का। अब मटेरियल कंजम्पशन एक बार पता चल गया तो फिर क्या, पहले से इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि पहले से हमारे पास कितना माल था ओपनिंग, और अभी जो मटेरियल परचेज किया उसमें से कितना बच गया, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि कितना हमने एक्चुअली में परचेज किया है। यहाँ तक नोट हो गया आपका? तो मैं इसको हटा दूँ स्क्रीन से। चलिए हटाते हैं इसे। एंड क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट जो है बी पॉइंट की, वो हम अभी कैलकुलेट कर रहे हैं, मटेरियल परचेज। एंड क्वेश्चन ने हमसे पूछा है भाई कि आप अमाउंट में बताओ। सबसे पी एन क्यू कंजम्पशन कितना किया हमने अभी जस्ट कैलकुलेट किया है 4,35,000 एंड 2,17,500। बस क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में गिवन है 30,000 एंड 66,000, माइनस ओपनिंग स्टॉक 54,000 एंड 33,000। तो परचेज क्वांटिटी कैलकुलेट होके आ जाएगा 4,11,000, 4,11,000 एंड 250,500 यानी 2,50,500 एलबीएस पॉन्ड या केजी। प्राइस पर पॉन्ड 6 एंड 4 क्वेश्चन में गिवन है, 6 एंड 4 क्वेश्चन में गिवन है। परचेज वैल्यू
मल्टीप्लाई कर दीजिए, परचेज क्वांटिटी मल्टीप्लाई परचेज प्राइस पर केजी, ये हो जाएगा 2466,000। एक और क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा टोटल को। ये हो गया आपका 1,02,000, सॉरी 1,02,000। ये टोटल हो जाएगा 3468,000। एक बार जरूर क्रॉस चेक कीजिएगा। ठीक है, तो मटेरियल परचेज अब ही हमारा हो गया है। 2 पार्ट क्वेश्चन का खत्म है। कितना आसान क्वेश्चन है आप देख रहे हैं। एक ही सिस्टम से क्वेश्चन चलता है। एक फ्लो को आप मैनेज कीजिए, एक फ्लो याद रखिए एंड आपका काम हो जाएगा। ठीक है, लिख लिया आपने। ठीक है, थर्ड पार्ट पे चलते हैं क्वेश्चन के, जहाँ पे हमसे पूछा गया है कि भाई 2 सेक्शन है, मशीनरी शॉप एंड असेंबली शॉप, दोनों का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बताइए। तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का सिंपल मीनिंग आप समझते हैं। क्या फॉर्मूला बनेगा? फॉर्मूला छोड़िए, फॉर्मूला बनेगा क्या वो आप बताइए। सिंपल फॉर्मूला बनेगा कि भाई जितनी आपकी क्षमता है उसमें आपने कितना यूज किया, उपयोग किया। जितनी आपकी क्षमता है 10 रोटी खाने की और आप 8 रोटी खा गए, तो आप अपने कैपेसिटी का 80% यूटिलाइज किया। 8 डिवाइड बाई मतलब जो अवेलेबल है 10, और जितना आपने यूटिलाइज किया, यूटिलाइज डिवाइड बाई अवेलेबल मल्टीप्लाई 100% में निकालना है। तो क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पे चलते हैं, और ये थर्ड पार्ट कह रहा है परसेंटेज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। फॉर्मूला क्या बनेगा आपको पता है? नीचे लिख रहा हूँ फॉर्मूला, तो जगह चाहिए। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इन प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय अवेलेबल कैपेसिटी। ठीक है, अच्छा, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इन प्रोडक्शन को यहाँ पे मैं एक बार और लिख देता हूँ। ऑल्सो नोन एज ए रिक्वायर्ड कैपेसिटी। कहीं पे देखने को मिल जाए तो घबराना नहीं है, और मूल मंत्र याद रखना है कि कितनी रोटी खा सकते हैं और कितनी रोटी खा गए। ठीक है, और परसेंट में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें क्या करना है। तो सबसे पहले रिक्वायर आवर इन प्रोडक्शन, यानी कि कैपेसिटी यूटिलाइज कितना हमने किया वो कैलकुलेट कर लेते हैं। रिक्वायर्ड आवर्स इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन यूनिट जितना आपने प्रोडक्शन किया है मल्टीप्लाई आवर्स पर यूनिट। तो मशीन शॉप में क्वेश्चन में गिवन है प्रोडक्शन यूनिट हमारा कितना है 1,45,000, अभी हमने कैलकुलेट किया है कुछ देर पहले, मल्टीप्लाई 7 आवर इक्वल टू 10,15,000 आवर्स। इतना हमने मशीन शॉप में यूटिलाइज किया है। नोट कर लीजिए, बस क्वेश्चन के अंतिम चरण में है। जैसे ही ये दोनों कैपेसिटी निकलेगी, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और अवेलेबल कैपेसिटी, वैसे ही फॉर्मूला में बिठाए काम खत्म हो जाएगा, और एक लाइन का कमेंट लिख देंगे कि कौन सा डिपार्टमेंट ओवर यूटिलाइज है, कौन सा अंडर यूटिलाइज है। ठीक है, नोट कर लिया आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। असेंबली शॉप
145,000 यूनिट मल्टीप्लाई 2.5 आवर्स, तो 3,62,500 आवर्स। ये हमारा कैपेसिटी यूटिलाइज है या रिक्वायर्ड कैपेसिटी है, जो भी आपको कहना है कह सकते हैं। अब हमारे पास अवेलेबल कैलकुलेट करना है कि भाई अवेलेबल कितना था, और वहाँ पे आपको याद है 52 वीक्स, 5 डे इन वीक्स, 8 आवर डेली, और 3 छोटे छोटे प्रॉब्लम जिनको माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा भाई अवेलेबल आवर कितना है। तो अवेलेबल आवर तो अवेलेबल आवर पर वर्कर 52 वीक्स है, 5 डे वीक, और 1 डे में 8 आवर्स, एंड माइनस जहाँ पे काम नहीं हो रहा है किसी भी वजह से, तो 2080 आवर्स माइनस 240 आवर्स इक्वल टू 1840 आवर्स अवेलेबल है। एटीन 40 आवर्स अवेलेबल है हमारे पास। पर वर्कर पता चल गया हमें। अब अवेलेबल मशीन शॉप में कितना आवर है वो देखना पड़ेगा। अवेलेबल्स आवर्स इन मशीन शॉप, क्या फॉर्मूला होगा? नंबर्स ऑफ वर्कर्स मल्टीप्लाई आवर्स पर वर्कर्स। एक वर्कर 1840 घंटे काम करता है पूरे ईयर में, तो 600 वर्कर कितना काम करेंगे मशीन शॉप में? तो 600 वर्कर्स हैं। क्वेश्चन में गिवन है नंबर ऑफ एम्प्लॉय 600 मल्टीप्लाई 1840, 1104000 आवर्स। सेम असेंबली शॉप में नंबर्स ऑफ वर्कर है 180, क्वेश्चन में गिवन है, और 1840 आवर्स एक वर्कर काम करता है पूरे ईयर में, तो हमने कैलकुलेट किया है। तो असेंबली शॉप में जो अवेलेबल आवर्स है वो है 331200 आवर्स, 3,31,200 आवर्स। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट, कोई समस्या? सबसे पहले हम लोगों ने अवेलेबल आवर हमें निकालना है मशीन शॉप असेंबली शॉप का। वहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉय दिया गया है दोनों भी शॉप में, तो हमें ये तो पता करना होगा जी कि एक एम्प्लॉय पूरे ईयर में कितना काम करता है। पूरे ईयर में जो काम करता है 8 घंटे एक दिन में, 5 हफ्ते में 5 दिन, और 52 वीक्स। और कुछ समस्याएं हैं, जो भी कारण है, छुट्टी मार दी, लीव ले लिया, एब्सेंट हो गया काम से, काम पे है लेकिन काम का यूटिलाइज नहीं हो रहा है, सही नहीं खा रहा है, क्या तो पहले वहां पे पता कर लिया एक कितना काम करता है टोटल। ठीक है, तो अब मूल मुद्दे पे आते हैं जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है फॉर्मूला।
और आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मशीन शॉप कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फॉर्मूला फिर नहीं लिख रहा हूँ मैं, रिक्वायर्ड आवर डिवाइडेड बाय अवेलेबल आवर मल्टीप्लाई 100। तो मशीन शॉप का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन क्या है? मशीन शॉप रिक्वायर्ड आवर हमने कैलकुलेट किया था, कितना था? 10 15 और अवेलेबल कितना है? 1104,000 मल्टीप्लाई 100। तो सॉर्ट आउट करेंगे तो हमें 91.94%। एंड असेंबली शॉप कैलकुलेट किया था हमने 362500 डिवाइडेड बाई 331200 मल्टीप्लाई 100। ये आपका कैलकुलेट होके आ जाएगा 109.45। तो कमेंट भी आपके आंसर का पार्ट है। सिंपल दिख रहा है आपको, एक अंडर यूटिलाइज है, एक ओवर यूटिलाइज है, वही लिख देना है। देयर इज कैपेसिटी ऑफ मशीन शॉप is underutilized and assembly shop is overutilized। हो गया, बात खत्म, कहानी खत्म। सही लिखना है आपको। क्या आपको अच्छे से समझ में आया? दो क्वेश्चन मैंने ऐसे दिखाए आपको जिसमें सेलिंग प्राइस पर यूनिट नहीं दिया गया था, वहां पे आपको सेलिंग प्राइस पर यूनिट टोटल कॉस्ट शीट में जैसे कैलकुलेट करते थे उस तरह से कैलकुलेट करना था। एंड देन एक बार सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ गया तो ज़्यादा समस्या ही नहीं थी इस क्वेश्चन में या पिछले क्वेश्चन में। फिर तो जो एज यूजुअल हम लोग वर्क करते हैं वैसा ही था। मैं इस आंसर को फिर से आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ। अगर आपने कहीं पे नोट नहीं किया है या रह गया है तो नोट कर लीजिए और लगे हाथ रिवीजन भी कीजिए। इससे क्या होगा कि अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी, ज़्यादा समस्या नहीं होगी। क्या आप एक और क्वेश्चन देखना चाहेंगे या आज पहली क्लास है तो यहीं तक रखना चाहेंगे? देखिए क्वेश्चन बहुत सारे हैं, वीडियो क्लासेस लंबी करनी पड़ेगी, उसके बिना अपना गुजारा होने वाला है नहीं। कम से कम आप किसी भी टीचर का देख लीजिए, क्लास में आप जाएंगे, ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन क्लास कहीं पे भी 4 घंटे से कम की क्लास नहीं होती है। इसमें कुछ 10-15 मिनट का ब्रेक होता है और फिर क्लास 3.5 घंटे की तो ऑलमोस्ट होती ही होती है। इतना कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन कवर करना संभव नहीं है, वो भी एक्सप्लेन करते हुए। ऐसा नहीं कि सीधा क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया जाए। तो क्या आप एक और क्वेश्चन करना चाहेंगे या फिर अगली क्लास में रहने दें? अगली क्लास थोड़ी बड़ी रहेगी तो ठीक रहेगी। ठीक है, चलिए इस आंसर को देख लीजिए एक बार ठीक से। अगर आपने जहाँ भी नहीं लिखा है नोट कर लीजिए। कोई डाउट समस्या कुछ भी हो किसी भी प्रकार की तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स सबसे बढ़िया है, वहाँ पे कमेंट कीजिए कि आपको क्या समस्या है, क्या दिक्कत हो रही है समझने में, या किसी पर्टिकुलर चैप्टर में आपको हेल्प चाहिए अभी एकदम अर्जेंट में, उस चैप्टर पे जंप करके थोड़ा सा बता दिया जाए, वो भी कर दिया जाएगा। उस कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत। वो चैप्टर है जहाँ पे स्टूडेंट अटकते हैं, मार्जिनल हो गया, वेरियांस वाला चैप्टर हो गया, स्टैंडर्ड बस इंटीग्रेटेड नॉट इंटीग्रेटेड, आई प्रोसेस में इक्विवेलेंट प्रोडक्शन वाला चैप्टर, जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम है आप उसको बताएंगे तो आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए भाई अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ बांटिए, कोई समस्या हो तो हमें बताइए। और जल्दी हम एफएम की क्लास भी लेके आ रहे हैं। ये इंटरमीडिएट, सीएमए इंटरमीडिएट, एनसीएस इंटरमीडिएट, और जहाँ भी एफएम पढ़ा जाए आपको तो पता ही है। सिर्फ ये बोल दिया जाए कि सिर्फ ए के लिए क्लासेज है, ऐसा थोड़ी है। बी कॉम वाले के लिए नहीं है, कॉम वाले के लिए नहीं है, बीए वाले के लिए नहीं है।
जिसको भी वो पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ना है वो पढ़ सकता है। हर जगह क्वेश्चन इंटरचेंजेबल है, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ होता रहता है। तो ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।